मेरा नाम सपना उमट है। धार ज़िले में बदनावर तहसील है, वहाँ पर एक गांव है सनोली। मैं बेसिकली वहाँ से बिलोंग करती हूँ। जब बच्चे स्कूल टाइम पे होते हैं तो उतने ब्रिलियंट नहीं होते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं, परसेंटेजेस अच्छे नहीं आते। तो क्या स्कूल की शिक्षा का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है इस जर्नी में? टॉपर भी सिलेक्ट होता है, मीडियम जो बच्चा होता है पढ़ने वाला वो भी सिलेक्ट होता है, और जो बिलो द बेल्ट होता है वो भी सिलेक्ट होता है। बात बस इतनी सी होती है कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तब आपने कितनी निरंतरता रखी अपनी पढ़ाई में, आप कितने सकारात्मक रहे और आपके परिवार का कितना सहयोग रहा। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों का थोड़ा सा एक उनको ऐसा मार्गदर्शन मिले कि वो सिलेबस को देखकर घबराए नहीं। अब देख के घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब जंग के मैदान में कूदी गए हैं तो फिर उसमें डरना क्या कि आगे क्या होगा। फिर तो बस ये है कि आपको हथियार चलाने हैं। कल से पढ़ेंगे, ये सब हमारे माइंड का गेम रहता है। उसने जो बोल दिया हमने वो सुन लिया और हम वैसा ही करने लगते हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान हमारा होता है। बहुत मन मारना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या अपना कंफर्ट आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप संघर्ष कर रहे हैं कि मैं संघर्ष करूंगा तो सिलेक्शन होगा और फिर ये कहानी बनेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2014-15 से अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, और 2019 की एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ, और 19 का भी रिजल्ट 2023 में आया। तो आप ये देखिए 8-9 साल की जर्नी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो हर चीज़ जो खोई है वो वापस मिल जाएगी सिलेक्शन के बाद में, लेकिन सिलेक्शन तक लगे रहिए ईमानदारी के साथ। हर मंजिल की शुरुआत एक कदम से होती है और हर कदम बनता है एक कर्मगाथा। कर्मगाथा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आवाज़ है उन लोगों की, उन कर्मवीरों की जो कभी हार नहीं मानते, जो गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं और अपने संघर्ष और अपने परिश्रम की कहानी खुद लिखते हैं। मैं दिव्या त्रिपाठी सत्यमेव जयते परिवार की ओर से कर्मगाथा की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सपना उमत जी, जिनका चयन हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर एमएसएमई के पद पर। ये एक कर्मवीरा हैं और सपना ने ये सच कर दिखाया है कि सपने को सच किया जा सकता है कड़ी मेहनत से। तो आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं उनकी मेहनत और उनकी सफलता की कहानी। तो सपना, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यमेव जयते में, थैंक यू मैम। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस भी हमारे पूरे परिवार की ओर से आपको। थैंक यू सो मच। सपना, अगर हम बात करें अभी वर्तमान में बच्चों की माइंडसेट को लेकर के, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि बच्चे बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं बट अभी अवेलेबल नहीं है नोटिफिकेशन। बच्चों का ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि मैम अभी क्या करें, प्री की प्रिपरेशन करें या फिर अभी मेंस करें, नोटिफिकेशन आने के बाद हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इस समस्या का हल बता दें, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि लोग अगर ये सोचते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कि प्री अलग है और मेंस अलग है, तो मेरे हिसाब से दोनों अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पहली बार में सिलेक्शन चाहिए, एक अच्छी पोस्ट चाहिए, तो आपको सबसे पहले मैंने जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी वो ये बनाई थी कि मैंने मेंस पढ़ा, मेंस प्री दोनों साथ में पढ़ा। जब प्रीलियम्स आई तो 2 महीने पहले से मैंने प्रीलियम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी। उसके पहले मैं मेंस की आंसर राइटिंग करती थी, मेंस के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, रिवीजन किया काफ़ी बार, और फिर जब प्री आई प्रीलियम्स दिया ताकि पहली बार में अच्छे मार्क्स आ जाए, सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद में मैंने फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट की, और जो मेंस का टाइम होता है प्री से मेंस के बीच का, उस समय केवल मैंने आंसर राइटिंग की। तो मेरे हिसाब से एक होलिस्टिक वे में अगर तैयारी करनी है बच्चों को, तो वो मेंस को साथ में लेकर करनी चाहिए, ना कि प्री और मेंस को अलग अलग समझना चाहिए। तो बच्चों, आई थिंक कि अब आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया है कि अभी क्या करें। तो बेटा बैलेंस कीजिए दोनों को, प्री और मेंस दोनों का भी साथ में लेके चलिए, ठीक है। और बाद में जब प्रीलिम्स की डेट आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो आप अपने आप को पूरा डाइवर्ट कर लीजिएगा प्रीलिम्स में। तो जैसा कि आपके सामने खुद ही सपना जी बता रही हैं कि उन्होंने भी ऐसा ही किया था, तो एक बार आप भी कीजिए, क्योंकि सब आप रिजल्ट जो है वो आपके सामने है, ऐसा करके देखिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और आई थिंक अब बच्चों में कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए सपना जी, हम स्टार्टिंग करते हैं। मैं एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जानना चाहती हूँ। जैसे अगर हम बात करें फैमिली बैकग्राउंड की, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, स्टूडेंट्स को, कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या रहा है। जी मैम, ऐसे मेरा नाम सपना उमट है, और मैं धार ज़िले में बदनावर तहसील है, वहाँ पर एक गांव है सनोली।
मैं बेसिकली वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरे परिवार में मेरी माताजी हैं और हम 5 भाई बहन हैं। और मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो अभी वर्तमान में एडिशनल एसपी है, और जो भोपाल पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है वहीं पर अभी वो अपनी सेवाएं दे रही है। और मैंने जो मेरी अपनी स्कूलिंग है वो मैंने गांव में रहकर की है, क्लास 2 तक। क्लास 2 से 10 तक मैंने बदनावर में हम लोगों ने आके पढ़ाई की, वहाँ पर प्रताप विद्या निकेतन स्कूल था, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद 11th-12th मैंने उत्कृष्ट विद्यालय से पढ़ाई की, और उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन और पीजी करना था तो उसके लिए मैं इंदौर आई, और वहाँ पे मैं गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपने ग्रेजुएशन और पीजी दोनों कंप्लीट किए। तो ये निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी एनर्जी थी आपके लिए कि फैमिली में एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट था। बट मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे स्कूल टाइम पे होते हैं तो उतने ब्रिलियंट नहीं होते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं, परसेंटेजेस अच्छे नहीं आते। तो बच्चे सोचते हैं कि क्योंकि हम फेलियर हैं या हमारे स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो हमें सिविल सर्विस की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए या फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या स्कूल की शिक्षा का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इस जर्नी में? मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताती हूँ। मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी अपने स्कूल के समय पर, और मुझे देख के शायद लोग उस समय सोचते भी होंगे कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि उतना मतलब मेरा पूरा ध्यान खेलने में जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं मतलब मुझे फिज़िकल एक्टिविटी पसंद थी तो मैं पूरे टाइम खेला करती थी, पढ़ाई बस एग्ज़ाम आई और कर ली, वैसा मेरा काम चलता था। लेकिन मैं सच बताऊँ आपको, आपने भी इतने एग्जाम्पल देखे हैं, पिछले जितने रिज़ल्ट आए या अभी जितने रिज़ल्ट आए, टॉपर भी सिलेक्ट होता है, मीडियम जो बच्चा होता है पढ़ने वाला वो भी सिलेक्ट होता है, और जो बिलो द बेल्ट होता है वो भी सिलेक्ट होता है। बात बस इतनी सी होती है कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तब आपने कितनी निरंतरता रखी अपनी पढ़ाई में, आप कितने सकारात्मक रहे और आपके परिवार का कितना सहयोग रहा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव पर तो यही कहूँगी कि स्कूल की पढ़ाई पढ़ना चाहिए अच्छे से, बेसिक सारे क्लियर होने चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि टॉपर ही यूपीएससी और एमपीपीएससी कर पाएंगे। हर एक बच्चा एमपीपीएससी की तैयारी या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकता है। तो वो सभी विद्यार्थी जिनका स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था या कॉलेज में एवरेज स्टूडेंट थे, उनको भी ये मैसेज मिल रहा है कि वो भी लेट नहीं हुए हैं। अभी भी अगर वो स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी और मेहनत की ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आज से भी आप सोचते हैं तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो डजेंट मैटर स्कूल और कॉलेज में आपका जो लेवल था वो क्या था। बहुत ही अच्छा सपना। मुझे ये बताइए कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको सिविल सर्विस की तरफ जाना है? प्रेरणा ऐसे मिली मुझे कि जब मैं छोटी थी तो मैं, क्योंकि शुरू से मेरा पहनावा ऐसा रहा है, तो मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि मैं इसको थानेदार बनाऊंगा। तो उस समय ना यूपीएससी पता था, ना पीएससी पता था, ना और कोई सिविल सर्विसेज की कोई लाइन पता थी कि ये भी होता है। बस वो एक ही लाइन बोलते थे कि मैं थानेदार बनाऊंगा। तो मेरे मन में हमेशा से ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ या फिर कोई वर्दी वाली जॉब करना है या थानेदार बनना है। तो मेरा पूरा फोकस शुरू से उसी पे था, दूसरा मैंने कभी ऑप्शन सोचा ही नहीं। मैं शुरू से पूरा फोकस जो था वो सिविल सर्विसेज की तैयारी पे था। बहुत ही बढ़िया। मतलब आप समझ सकते हैं कि फ़ोकस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये फ़ोकस जो है वो इनका सालों से बना हुआ था, डगमगाया नहीं। हालांकि विफलताएं आती हैं, कई बार आप असफल भी होते हैं, बट अगर आप बिल्कुल फोकस्ड हैं और आप उससे डगमगा नहीं रहे हैं तो सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी बच्चों। अच्छा, मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने तैयारी शुरू कर दी, तो जब हम एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम की बात करते हैं, उसके सिलेबस की, काफ़ी वास्ट सिलेबस है। बच्चा जब तक उस सिलेबस को देखता है, समझना शुरू करता है, साल भर निकल जाता है और तब उसे समझ में आता है कि क्या करना है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों का थोड़ा सा उनको ऐसा मार्गदर्शन मिले कि वो सिलेबस को देखकर घबराएं नहीं, बल्कि उसको थोड़ा सा सरल बनाएं, सिंप्लीफाई करें और अपनी तैयारी को कम समय में पूरा करें। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में आ रहे हैं तो सबसे पहले जो आपने भी अभी कहा कि सिलेबस, अब देख के घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब जंग के मैदान में कूद ही गए हैं तो फिर उसमें डरना क्या कि आगे क्या होगा। फिर तो बस ये है कि आपको हथियार चलाने हैं। तो मेरे हिसाब से एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आपको बेसिकली सबसे पहले सिलेबस पे ध्यान देना होगा कि सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस से बाहर ज़्यादा जाते नहीं है क्वेश्चन, चाहे प्रीलियम्स हो, मेंस तो पूरा सिलेबस ओरिएंटेड होता है। तो सिलेबस पर फोकस करें और सिलेबस को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर ले, सब्जेक्ट वाइज। पॉलिटिकल साइंस अलग है, सोशियोलॉजी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, करंट अफेयर्स अलग है।
मतलब जितने सब्जेक्ट हैं उनको पार्ट वाइज आप कर लीजिए। आप उसको ये मत देखिए कि ये सिलेबस है, आप ये देखिए कि ये सब्जेक्ट है, इसको मुझे कैसे पढ़ना है। और उसको पढ़ने के लिए भी आप बेसिक से बिल्कुल शुरू कीजिए। स्कूल की जो किताबें होती है जो 5th 6th से स्टार्ट हो जाती है, आप उससे पढ़ना चालू कीजिए। एकदम से ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आज ही पढ़ लेंगे, 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा कूल एंड काम होके तैयारी अगर कर रहे हैं तो पहले कम से कम एक जो बेसिक तैयारी होती है सिलेबस की वो कर लेनी चाहिए। दूसरा, जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं पिछले 20 से 25 सालों के, वो देख लेने चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स के हों चाहे वो मेंस के हों। और तीसरा ये कि बार बार रिवीजन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है सिविल सेवा की तैयारी में। तो इन 3 चीज़ों पर अगर फोकस रहेगा बच्चों का तो बहुत आसान हो जाएगी तैयारी, कुछ भी टफ नहीं है। बच्चों आप समझ लीजिए कि आपका सिलेबस ही आपका क्वेश्चन पेपर है, तो भटकने की तो बात ही नहीं है यहाँ पे कि आपको खुद ही आपका सिलेबस गाइड कर रहा है कि आपको किस दायरे में रह के पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो सिलेबस को ही अपना मेन फोकस करके और बस स्टार्ट हो जाइए। तो आई थिंक कि वो बच्चे जो कि सिलेबस को लेके घबराते हैं, तो घबराना नहीं है बच्चों, है ना। सिलेबस को देखो, उसको समझो कि सिलेबस में क्या है, ठीक है, और क्यों है, रीज़न भी जानने की कोशिश करो कि ये चीज़ क्यों दी गई है। बच्चों का ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता है, और स्पेशली अगर हम आज की बात करें तो ये सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, पता नहीं चलता कि कितने घंटे बच्चे निकाल देते हैं, पढ़ते पढ़ते अचानक डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल हुआ है। और मुझे लगता है कि जो लोग इस एज ग्रुप में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई हो, सिविल सर्विसेज की, सबके जीवन में भटकाव है। क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि आप जैसे आपने बताया कि मोबाइल पे घंटों निकल रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। और ये होता है, सामान्य सी बात है, हम लोग भी उस दौर से गुजर चुके हैं, शायद आप भी गुजर रहे होंगे। और उस पर काबू कैसे पाना है, मेन फोकस उस पर होना चाहिए। तो आजकल के समय में जो भटकाव हो रहा है, पहला तो ये कि सोशल मीडिया, तो मोबाइल ही हाथ में मत लो तो सोशल मीडिया ही यूज़ नहीं होगा। तो मैंने जो अपनी तैयारी के दौरान यूज़ किया कि मैंने एक टाइम फिक्स कर लिया था। मैं अगर सुबह उठ के पढ़ती थी 4-5 बजे के आसपास से, तो तब से मोबाइल साइलेंट करके अलमारी में रखा, उसको लॉक किया, और लॉक करके चाबी या तो हॉस्टल फ्रेंड को दे दी, अगर घर पे रह के तैयारी की तो घर में मम्मी को दे दी कि आप रखिएगा, जब शाम में मेरी पढ़ाई हो जाएगी तभी मुझे दीजिएगा। तो कंट्रोल करने के बहुत तरीके हैं, ये मेरा पर्सनल तरीका था। आपको ही दूर होना पड़ेगा मोबाइल से, और आप मोबाइल रख के अगर तैयारी करेंगे तो किताब पढ़ेंगे 5 मिनट, मोबाइल पढ़ेंगे आप 50 मिनट। तो ये वाली स्ट्रेटजी ना हो। मोबाइल को पहले आप बिल्कुल दूर रखिए। पहले ही आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए बुक में से पढ़ना और सिलेबस देखकर पढ़ना। लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना है, जब तक कि कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति ना आए कि अब कुछ भी नहीं है, तो अब ये कर लेते हैं। सुबह उठे और फ़ोन नहीं मिला तो घबरा जाते हैं। तो बेटा ऐसा मत कीजिए, आप खुद ही डिस्टेंस बनाइए। और सपना, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक तरफ सोशल मीडिया जहाँ भटकाव का कारण है, वहीं पे दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जागरूक होने के लिए, अवेयर होने के लिए और करंट अफेयर्स को और बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इनके साथ जुड़ना भी ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से क्या वेटेज होना चाहिए ऑनलाइन स्टडीज़ का प्रिपरेशन में? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अलग ऑप्शन है, यदि आप कोचिंग क्लासेस में जा रहे हैं तो अलग ऑप्शंस हैं। अगर आप कोचिंग क्लासेस में जा रहे हैं तो एक सामान्य जो गाइडेंस होती है वो बच्चों को मिल ही जाती है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, रास्ता तो कम से कम दिखा देते हैं, और बाकी जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो ही जाता है। मैं अपनी तैयारी का बताती हूँ, ऐसी कोई बात ना करें हम यहाँ पे सैद्धांतिक, जो सच ना लगे और जो ऐसा लगे कि बिल्कुल अलग जा रही है। मैंने जो अपनी तैयारी के दौरान किया था वो ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ती थी, मैक्सिमम जितना बुक्स पढ़ पा रही हूँ। लेकिन बीच में ऐसा कोई करंट अफेयर का टॉपिक आ गया, कोई सिलेबस में ऐसी चीज़ आ गई जो मुझे बुक्स में नहीं मिल रही है, उसमें भी मैं ऐसा नहीं कि मैं तुरंत उसको सर्च करके मैं एक अलग पेज पे उसको लिख लेती थी कि ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। रात में 1 घंटा फिर उसमें मैं बैठती थी, मोबाइल खोल के अपना, फिर मैं वो जितने टॉपिक मैंने लिखे थे उनको डिटेल में देख लेती थी कि कहाँ इसका डेटा मिल रहा है। आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है, एआई का इतना यूज़ है, बहुत अच्छे फॉर्मेट में वो लोग पीडीएफ बना के दे देते हैं, वर्ड फाइल बना के दे देते हैं, और अच्छा मटेरियल। और मतलब आप जितना सर्च कर सकते हैं अच्छा, लेकिन मेरे हिसाब से उतना यूज़ करिए सोशल मीडिया का, और जितने ये प्लेटफॉर्म हैं स्टडी के,
उतना जितना आपको सक्सेस के लिए ज़रूरी है या कोई टॉपिक करने के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मोबाइल से पढ़ाई या लैपटॉप से पढ़ाई मैंने नहीं की है, तो मैं भी ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ेंगे तो 4 चीज़ें नई मिल जाती है, फिर एक ऑथेंटिक डेटा हो जाता है, तो अच्छा रहता है। सोशल मीडिया कम से कम मतलब 1 घंटा रात में आप देख लीजिए कि किस चीज़ में डाउट है, आपको दिन भर लगे रहने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो बच्चों, आज भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे सिलेक्शन हो रहे हैं बुक्स पढ़ के, और बच्चों का भटकाव आजकल ज़्यादा ऑनलाइन, ज़्यादा यूट्यूब चैनल, और वो भी एक जगह फोकस नहीं, कभी ये वीडियो तो कभी वो वीडियो। तो आप खुद सुन सकते हैं कि इन्होंने बुक्स को ज़्यादा फोकस किया है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ये अपडेटेड नहीं थी, कि इन्होंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया। क्वेश्चंस को लिखना और फिर बाद में सर्च करना, ताकि आप एटलीस्ट पढ़ते समय बीच में इंटरनेट को यूज़ ना करें, इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो आप बस ऐसे ही बेटा काम करना है। आपको समझ आ ही रहा होगा कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन आपको ही निकालना है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इवन अगर मैं भी बताऊँ तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, तो मैं भी इस चीज़ को अब इम्प्लीमेंट करूँगी। अच्छा, मुझे अब जैसे प्रीलिम्स की बात करें, सबसे पहला स्टेज अपना प्रीलिम्स होता है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है ये, और चैलेंजिंग भी है। कट ऑफ वगैरह भी बहुत अच्छे जाते हैं इसमें। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, भीड़ होती है टेस्ट सीरीज़ के हॉल में, फिर भी उनमें से कुछ का चयन होता है, कुछ का नहीं होता। कुछ बच्चे हताश होते हैं कि हमने तो भी उनके जैसे ही मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ा था, हमारा 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गया। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है, और ऐसे बच्चों को मोटिवेट कैसे किया जाए? देखिए, 1 या 2 नंबर से रहने वाले बच्चों के लिए तो मतलब मैं खुद क्या कह सकती हूँ, मैं खुद 2 बार मेरा ऐसा हुआ है कि मैं एक क्वेश्चन से रही हूँ। उसमें आपकी मेहनत की कमी नहीं है, आपने जो पढ़ाई की है उसकी कोई कमी नहीं है। बहुत बार लक ऐसा होता है कि वो साथ नहीं देता है तो रह जाते हैं पीछे। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वापस से दम लगा के फिर से पढ़िए। मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊँ तो मैंने 2014-15 से तैयारी स्टार्ट की थी। 2 से 3 प्री में ऐसा हुआ कि मैं एक-एक क्वेश्चन से जब रहे हैं बच्चे, आप लोग भी उदास हो जाते होंगे कि एक-एक क्वेश्चन से हम पीछे रह जाते हैं, अभी नहीं हुआ अगली बार। लेकिन वापस से लगी है, ना पोस्ट पे फोकस कीजिए कि कितनी आ रही है, और ना इस पर फोकस कीजिए कि हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, हताश हो रहे हैं। मेरा जब रिजल्ट आता था प्री का, खूब रो लेती थी 2-3 घंटे, अच्छा मन भर के, कि तब तक लग जाता था हाँ ठीक है। उसी रात से मैं ठान लेती थी सोने के पहले कि कल से मैं वापस से मुझे पढ़ाई स्टार्ट करना है और फिर से लगना है। तो ये टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, वो जब तक आपके अंदर मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन बना रहेगा, आप अपने आप से तो कभी नहीं हारेंगे। ये मतलब मैं गारंटी दे सकती हूँ। अच्छा सपना, आपका जो मतलब कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैं पर डे 7 से 8 घंटे पढ़ती थी। मेरा पूरा फोकस होता था कंटिन्यूटी पे। अगर मैं 7 से 8 घंटे नहीं पढ़ पा रही हूँ तो मैं 2 घंटे पढ़ती थी, लेकिन मैं पढ़ती थी, ताकि दिन भर में मुझे सोते समय ये लगे कि आज मेरा कुछ मिस नहीं हुआ है, कुछ तो पढ़ा है मैंने। मैं 7 से 8 घंटे पढ़ती थी, और एग्ज़ाम टाइम में ये टाइम और बढ़ जाता था। अच्छा, तो सपना ये जानना चाहूँगी मैं कि प्रीलिम्स का जितना भी टॉपिक है सिलेबस में, उसको कंप्लीट मतलब मिनिमम कितने समय में किया जा सकता है? मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद जब आपके पास 2 महीने बचे हैं, तो क्या 2 महीने सफिशिएंट होते हैं? नए बच्चे अगर तैयारी करने आ रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो उनको टाइम ज़्यादा लग सकता है। 2 महीने में तैयारी नहीं होगी। और मेरे हिसाब से तैयारी करने से पहले 1 साल आपको प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहिए। चाहे तो आप कॉलेज के लास्ट ईयर से आप तैयारी स्टार्ट कर दें, या आपका कॉलेज जैसे ही फिनिश हो, ग्रेजुएशन वाला जो पीरियड है वो जैसे ही फिनिश हो, उसके बाद में आप जो 1 ईयर है वो पूरा तैयारी में दें। क्या होता है कि हम पीएससी की तैयारी कर तो लेते हैं, इस लाइफ में आ तो जाते हैं, लेकिन होता क्या है, इस साइकिल में फंस जाते हैं। प्री मेंस ऐसा चलता रहता है। तो एक बार अच्छे से दम लगा के तैयारी कर लीजिए। प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ लीजिए, मेंस अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर 1 साल आपने अच्छे से मन लगा के पढ़ लिया, तो नेक्स्ट ईयर जब भी वैकेंसी आएगी तो आपके लिए प्री कभी टफ नहीं लगेगा, और ऐसा नहीं लगेगा कि इतनी कम पोस्ट क्यों है। कितनी भी पोस्ट आए और कितना भी टफ हो, आपका एग्जाम जरूर निकल जाएगा। कई बार बच्चे जो अभी नए नए बच्चे आए हैं, जब वो देखते हैं कितने सारे लोग प्री दे रहे हैं, उनका भी मन होता है हमें भी प्री दे देना चाहिए। तो अगर आप अभी फुल फ्लेज्ड रेडी नहीं हैं, अगर आपने कंबाइंड स्टडी नहीं की है प्री और मेंस की, तो अभी थोड़ा रुकें, पेशेंस रखें, एक बार कंप्लीट प्रिपरेशन कर लें मेंस की, प्रीलिम्स की। देन उसके बाद फिर जब प्रीलिम्स देने की आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तब आप अपीयर होइए, तो आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। तो बिल्कुल ये अप्रोच बहुत ही अच्छा है कि आपको कम से कम 1 साल तो देना चाहिए कंबाइंड स्टडी के लिए।
अच्छा सपना, मैं ये जानना चाहूँगी कि प्री के लिए मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। बच्चा जब बुक शॉप में जाता है, शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, इतना ऑप्शन होता है, कन्फ्यूजन होता है कौन सी बुक लें, कौन सा मैगज़ीन लें। तो आपके हिसाब से ये जो चीज़ है बच्चों को बहुत ज़्यादा डराती रहती है कि वो तो ये बुक पढ़ रहा है तो उसका हो जाएगा, मेरे पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका एक ही सॉल्यूशन है, लिमिटेड सोर्सेस। आप अगर मार्केट देखकर भागेंगे कि आज ये नया प्रकाशन आया है, आज ये आया, आज ये आया, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। प्रीलियम्स की अगर आपको तैयारी करनी है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स अच्छे से पढ़िए, चाहे वो सेकंड क्लास की बुक से ही क्यों ना पढ़ने पड़े। तो बेसिक्स अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में एक उसकी जो मॉडल बुक रहती है हर एक सब्जेक्ट की, वो आप पढ़िए। उसके बाद में जब आपको नॉलेज हो जाए, उसके बाद में आप सिविल सर्विसेज जब भी तैयारी स्टार्ट करें तो प्रीलियम्स स्टार्ट करना है। प्रीलियम्स में आप क्या करेंगे, पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस आपने देख लिया, पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए, पुराने क्वेश्चन पेपर आपने देखे, उसके बाद में आप रिसोर्सेज देखिए कि मुझे इस रिसोर्सेज से पढ़ना है। 10 बुक्स लेकर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने भी बीच में ऐसा किया था और मेरे 2 साल खराब हो गए थे, क्योंकि आप हर दिन नया है मार्केट में, है ना। और आप अगर ये सोच रहे कि हमारे साथ हो रहा, तो जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, हम मेरे साथ में बहुत बच्चे सिलेक्टेड है, सब लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि हम रिसोर्सेज के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि उसमें से आ रहा है, इसमें से नहीं आ रहा है। हाँ, एक बुक ऐसी ज़रूर लगेगी जिसमें ओवरऑल बेसिक दे रखा हो, ए से जेड तक पूरा नॉलेज हो, वो आप एक बार पढ़ लीजिए। एक बार उसको पढ़ लिया, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कोई और बुक होगी तो आपको लगेगा नहीं, मैं जो मैंने पहली बार पढ़ी थी वही मैं बार बार पढ़ूंगी। और मेरे हिसाब से कि अगर बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में जा रहा है पढ़ने के लिए, तो वहाँ जो उनको गाइडेंस मिल रही है वो आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और सबसे मेन आपके जो क्लास नोट्स हैं, और मैंने ये भी देखा है सपना कि बच्चे क्लास नोट्स बना तो लेते हैं, पर जब परीक्षा नज़दीक आती है तो बस वही किताबों का भंडार लेके और क्लास नोट्स को रख देते हैं साइड में। तो आपके हिसाब से, जैसे आपने भी क्लास नोट्स बनाए होंगे, उनका क्या महत्व रहा है आपके पूरे एग्ज़ाम पेपर में? मैं सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ इसमें, जो मैंने किया, आपका जो क्वेश्चन है। मेरे जो क्लास नोट्स होते थे वो मैंने रख लिए अपने सामने पढ़ने के लिए। एक मैं बेसिक बुक मैंने ले ली उसकी, जो रेफरेंस में देख सकती हूँ, और मुझे उसमें डीप नॉलेज चाहिए तो वो बुक मैंने रख ली। लूसेंट गीता जिसको कहा जाता है, उसको मैं रख लेती थी अपने पास में। बुक, क्लास नोट्स और जो लूसेंट है, इन तीनों को मैं मिलाकर एक कंबाइन, जो नया मुझे मिल रहा है किसी और सोर्सेस में, वो मैं अपने क्लास नोट्स में ऐड कर लेती थी, ताकि एग्जाम टाइम में बहुत हर चीज़ ना देखनी पड़ेगी, इसे भी पढ़ना, इसे भी पढ़ना, इसे भी पढ़ना। एक ही आपके नोट्स, चाहे उसकी साइज अच्छी बड़ी हो, आप काफ़ी सारे उसमें पेजेस हो, चाहे 500 पेजेस के नोट्स बन जाए, लेकिन एक ही जगह पे कंबाइन सब चीज़ें हो जाएगी, तो आपको ना रिवीजन में टाइम लगेगा और ना इस बार बार इधर उधर भागने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लास नोट्स में ही कंबाइन कर लीजिए दो, जो आप नया पढ़ रहे हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज में ही क्यों ना, आपने क्वेश्चन नया देख लिया, उसको भी अपने क्लास नोट्स में ऐड कर लीजिए। मैंने ऐसा ही किया था अपनी तैयारी के दौरान। बहुत बढ़िया। आई थिंक ये जो आंसर है ये बहुत ही अच्छा था और सुलझा हुआ आंसर था कि क्या करना है मटेरियल्स का, बुक्स का, कि मैम नोट्स पढ़ें या बुक पढ़ें। तो आई थिंक ये भी अब आपका जो डाउट था बच्चों, वो क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने नोट्स को ही एकदम फाइनल कर देना है, कि बस अब आपको अपने नोट्स ही उठाने हैं और सारा अपडेशन नोट्स में। तो बहुत बढ़िया सपना। आई थिंक इससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी, जो बच्चे किताबों को और मटेरियल को देख के कन्फ्यूज़ होते रहते हैं। तो आई थिंक प्री को लेकर के तो हमने काफ़ी चीज़ें समझ ली हैं कि किस तरीके से करना है। कुछ मेंस के बारे में बताइए कि मेंस में जो टॉपिक होते हैं उसको कैसे अपन स्ट्रैटेजिकली कम समय में और बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखिए, मेंस में जो पढ़ाई होती है, प्री का नेचर अलग है, सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव होता है। जो मेंस होता है वो सब्जेक्टिव होता है, तो दोनों की तैयारी में आपको अप्रोच अलग अलग यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर बहुत सॉल्व करना पड़ेंगे, रिवीजन बहुत करना पड़ेगा, और क्वेश्चन पेपर इतने सॉल्व करने पड़ेंगे जिसकी मैं संख्या आपको बताती हूँ। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने 20 से 25 हज़ार क्वेश्चन प्री के सॉल्व किए थे। तो उतनी प्रैक्टिस हो जाए, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ के एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप जब एग्जाम में जाएं तो आपका दिमाग वैसा लॉजिकली काम करे कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चन किए थे, इस टाइप में ऐसे एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस ये। अब है मेंस की बारी। तो मेंस में आपको सबसे पहले, जैसा कि मैंने प्री के लिए बताया, सिलेबस आपका मेन हथियार होता है अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। मेंस के लिए सबसे पहले आप सिलेबस देखिए,
उसको वैसे ही पीएससी के द्वारा उसको अलग अलग बाइफर्केट कर दिया गया है। पेपर 1 में 2 पार्ट कर दिए हैं, 2 में 2 पार्ट कर दिए हैं, तो बहुत सिंपल हो जाता है। वो एक तरीके से सब्जेक्ट वाइज हो गए हैं सारे पेपर, तो कहीं कोई समस्या नहीं है, लीक से हटके कोई काम आपको करना नहीं है। तो सिलेबस देखा, पुराने क्वेश्चंस पेपर देखे, 2014 से लगा के अभी तक के जो भी 8-10 साल की पीएससी हुई है उनके सारे पेपर्स देख लिए। उसके बाद में पढ़ना तो ठीक है अपनी जगह पे, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंस में आंसर राइटिंग। अगर वो आपने नहीं की है तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की आज के समय में डिमांड है आयोग की, वो यही है कि अच्छी ज़्यादा स्पीड हो आपकी लिखने के लिए, दूसरा आप स्पीड में भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आंसर लिख पाएँ। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो पर डे 3 घंटे केवल लिखने पे ध्यान दें, बाकी का जो टाइम बचा है वो पढ़ें। 3 घंटे अगर डेली लिखेंगे तो मैं खुद गारंटी दे रही हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों, मेंस के लिए भी आई थिंक क्लियर है कि आपको लिखने पे बहुत फोकस करना है और अभी से स्टार्ट कर दें, वेट नहीं करें कि प्री निकलेगा तब मेंस के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले प्री ही करेंगे फिर मेंस करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप कंबाइन कीजिए, मेंस के आंसर लिखिए, क्योंकि ऐसा भी होता है जब थोड़ी सी गैपिंग आ जाती है स्कूल कॉलेज से तो थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस बच्चों की छूट जाती है, पेन भारी लगने लगती है। तो आई थिंक जैसा आपने बोला, अगर आप 3 घंटे रेगुलर लिखेंगे तो जैसा कि सपना बता रही है कि आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़ना है। तो आप कैसे तैयारी करेंगे, आप पॉसिबल ही बताइए। नहीं है। इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी तैयारी आपको करनी है, फिर उस चीज़ में केवल घबराहट होगी, और मैंने जो कहा ना वो साइकिल, उस साइकिल में आप फंस जाएंगे। मेंस नहीं निकलेगा, फिर प्री निकाल लिया, फिर मेंस, तो वो साइकिल ऐसी है कि वो चलती रहती है कंटिन्यूसली। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंस में आप जब प्री दे लें उस समय आपकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि मेंस में केवल आंसर राइटिंग करनी है। जो बचे गैप है दोनों के, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का, उसमें केवल आंसर राइटिंग, और दूसरा कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं करना है। मतलब प्री के पहले आपको मेंस कंप्लीट करके रख लेना है और फिर आपको सिर्फ देना है टेस्ट सीरीज प्री को क्वालिफाई करने के बाद। इसमें एक और चीज़ बताऊंगी मैम, जब भी आप प्री की तैयारी करें तो प्री और मेंस दोनों के कंबाइंड नोट्स बनाने की कोशिश करें। बच्चे क्या होते हैं, प्री के लिए फैक्ट वाइज बना लेते हैं कि ये फैक्ट लाइन, बस एक लाइन है और फैक्ट वाइज पूरे नोट्स बन गए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंबाइन बनाने की। जब मैंने एग्जाम दी थी तो मेरा ऐसा हुआ था कि मैं मेंस का कोई टॉपिक था और वो प्री में उन्होंने पूछ लिया, और चूंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे और मैंने वो अपने कंबाइन नोट्स बना रखे थे तो मेरा वो क्वेश्चन सही हो गया। तो ऐसे ही आप कंबाइन नोट्स बनाइए ताकि आपको प्री मेंस में दोनों समय में, क्योंकि 3-3 मार्कर आते हैं, 2-2 मार्कर जो भी अभी नया पैटर्न चल रहा है, तो उसमें वो बहुत काम में देते हैं। प्री की पढ़ाई आप ये समझिए कि मेंस में 30-40% आपकी हेल्प करती है। तो मेरे हिसाब से फिर इस हिसाब से ही बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। हाँ, मैंने भी ऐसा देखा है सपना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि ऐसा लगता है कि जिन्होंने मेंस को कोरिलेट करके पढ़ा है उनसे बन जाता है, और जिन्होंने सिर्फ तथ्यात्मक अध्ययन किया है उनसे गड़बड़ी हो जाती है। तो बच्चों, वो जो क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगता है पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, अलग ही क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है आपके सिलेबस से, पर शायद आपने उतना ध्यान नहीं दिया, इस वजह से आपसे नहीं बना। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि जहाँ तक हो सके प्री और मेंस के कंबाइन नोट्स बनाएं। ऐसा ना करें कि पहले 1 लाइनर ही अलग कर लिया और फिर मेंस अलग। तो कंबाइन नोट्स आपको आई थिंक ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहती हूँ कि प्री मेंस की स्ट्रैटेजी तो ठीक है, हालांकि बच्चे तो अभी प्री मेंस में ही बिजी हैं, बट फिर भी मैं भी ये जानना चाहूँगी कि इंटरव्यू में क्या एक्सपीरियंस था आपका। जो डर होता है बच्चों को, पता नहीं क्या पूछ लेंगे, डैफ से पूछेंगे या फिर कुछ और ही पूछेंगे, तो आपने कैसे प्रिपरेशन की, कैसे डील किया? देखिए, मेरा जब इंटरव्यू था तब मेहरा सर का बोर्ड था, 5 लोग थे उसमें। गौतम सर भी बैठे थे, एक मैडम थी और 2 लोग और थे, तो 5 ने मेरा इंटरव्यू लिया। कहा तो जाता है कि आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मेंस तो मैं 2-3 बार लिख चुकी थी पहले, तो डर लगता है, ऐसा होता है वैसा होता है। मतलब वो भगवान की उस समय कृपा रही मेरे ऊपर, या आप कुछ भी बोल लीजिए। मैं अंदर गई हूँ रूम में और सब डर खत्म, ना मेरी हार्ट बीट तेज हुई है, ना मुझे डर लगा, तो मैं ना फर्स्ट किसी टाइम चीज सुन का रही हूँ। तनाव। मतलब मुझे ऐसा लगा है जाके कि जैसे घर में नहीं चले जाते एकदम से और परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, वैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं कोई ऐसा बनावटी नहीं बोलूँगी कि ऐसा होता है वैसा होता है, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि एक टाइम के बाद आप जब तैयारी करते हैं तो वो सेचुरेशन आ जाता है कि हाँ ठीक है, हमारी तरफ से हम 100% करके आए हैं। अब मेंबर्स, उनको डिसीजन लेना है कि हमारी योग्यता है या नहीं है, बाकी तो
दे ही रहे हैं लोग इंटरव्यू और चल ही रहा है। बाकी ये है कि आपका माहौल बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे, नो डाउट, बहुत हेल्पिंग नेचर के रहते हैं सब लोग। आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं भी आएंगे तो वो आपको वहाँ पे सुधारेंगे या उसके बारे में बताएंगे, और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से वो आपसे बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और मतलब इतना कैजुअल टाइप का इंटरव्यू चलता है, कहीं से कहीं तक डर वाली बात ही नहीं है, बहुत सिंपल। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बच्चा इंटरव्यू देने जाए तो बिल्कुल फ्री माइंड होके जाए, क्योंकि जो आपकी मेन जहाँ आप मेहनत कर सकते थे प्री और मेंस में अच्छी कर ली, इंटरव्यू में भी ऐसा है कि जैसे आपने पूछा डेफ आपका बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। उसमें जो आपने 11th-12th में सब्जेक्ट लिए हैं, जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, पीजी में है, आपने एक्स्ट्रा कोई और कोर्स किया है उसके बारे में जानकारी, और बाकी जो मैंने आपको कहा प्री मेंस की कंबाइन जो चीज़ें आपने बनाई हैं, नोट्स बनाए हैं, आप जब भी इंटरव्यू दे, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप जब भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि वही से क्वेश्चन सिलेबस से घूम फिर के वो आपसे पूछते हैं, और आपको तुरंत वो क्लिक हो जाता है कि वहाँ ये पढ़ा था मैंने, और आप आंसर भी दे देते हैं। तो जो प्री मेंस के नोट्स है वो केवल एग्जाम तक सीमित नहीं रहते, वो आप इंटरव्यू तक ले जा सकते हैं। एक होलिस्टिक पढ़ाई है, आप उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते प्री मेंस इंटरव्यू, लेकिन ये है कि इंटरव्यू में आपकी थोड़ी सी बोलने की प्रैक्टिस हो और कॉन्फिडेंस अच्छा हो तो सब ठीक रहता है। पर एक बहुत अच्छी बात है, और आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो मेहनत इन्होंने की है और जो एक हॉलिस्टिक अप्रोच से तैयारी की है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि भाई डर क्यों डरना है, जब हम इतनी तैयारी करके आए हैं तो क्यों डरना है। और वो हमारा सिलेक्शन करने के लिए बैठे हैं, रिजेक्शन के लिए तो बैठे नहीं हैं। उन्हें योग्यता दिखेगी तो वो निश्चित रूप पे चयन करेंगे, और उन्हें वो योग्यता दिखी और उन्होंने चयन किया। तो डरने से और घबराने से कुछ भी नहीं होता है बच्चों। तो बस अपनी प्रिपरेशन जब भी करें इस तरीके से करें कि आपके मन में कोई भी डर ना है। डर तभी आता है जब हमको लगता है कि हमारी तैयारी में कहीं कोई कमी है, वो कमी नहीं रहेगी, डर नहीं रहेगा। मैं तो ये भी सोच के गई थी जब इंटरव्यू देने जा रही थी कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मुझे ये था कि फिर से कर लेंगे तैयारी, क्या है, हमारे ऊपर है ना, हमको चीज़ें करनी, कोई और सॉर्ट करने नहीं आ रहा है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ ठीक है, हम हमारा बेस्ट देकर आ रहे हैं, नहीं हो रहा है किसी वजह से कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वापस आएंगे, फिर से तैयारी करेंगे। और मैं तो इतना बड़ा एग्जाम्पल हूँ, आप देखिए मैंने 2014-15 से अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, और 2019 की एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ, और 19 का भी रिजल्ट 2023 में आया। तो आप ये देखिए 8-9 साल की जर्नी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो एक टाइम बाद हर चीज़ सिंपल लगने लग जाती है कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, उसको उतना लोड लेके कोई भी ना डरने की ज़रूरत है, ना तनाव लेने की ज़रूरत है। जितना इस पढ़ाई को एंजॉय करेंगे उतने खुश रहेंगे। आज हम जॉब में हैं, आज हम अभी भी वो दिन ज़्यादा मिस करते हैं जिसमें हम पढ़ते थे। तो इंजॉय करके पढ़ाई कीजिए, जितना इंजॉय करेंगे, जितना खेल कूद मस्ती में पढ़ेंगे उतना बेटर है, बजाय ये कि टेंशन लेने के। टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता है। कुछ परिस्थितियां सच में भी विपरीत होती है और कुछ खुद हम विपरीत बना लेते हैं। तो उसको अनुकूल बनाने के लिए अपना माइंडसेट जो है वो सही रखना ज़रूरी है। तो बच्चों यहाँ से आपको एक मैसेज मिला होगा, पेशेंस। 7-8 साल की तैयारी, उस बीच में ना जाने कितनी बार मतलब होता है डिप्रेशन में पर्सन जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट में तो है पर हम कैसे प्रूव करें, समय जा रहा है, लेट हो रहा है, फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके रखना, संभाल के रखना और पेशेंस बनाए रखना। और पेशेंस का रिजल्ट आपके सामने है कि इतने सारे विपरीत परिस्थितियों, तो जैसा उन्होंने बताया कि 2 बार नहीं हुआ था आपका शायद, तो उसके बाद भी अपने आप को वापस से उसी एनर्जी के साथ फिर से स्टार्ट करना। तो वो सभी बच्चे जिनको रह जाते हैं, 1-2 नंबर से रह जाते हैं, वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। ये सारे के सारे जो आपकी कर्मगाथा श्रृंखला है वो आपको यही सारे मैसेजेस देना चाहती है कि बिल्कुल डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप सपना, मैं ये मानती हूँ कि कई बार फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी बच्चे के सिलेक्शन होने या ना होने में भी। तो आपको क्या लगता है कि अगर परिवार के साथ किसी बच्चे का कोई सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जैसे बच्चा और करना चाहता है पर पेरेंट्स नहीं चाहते, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करेगा बच्चा? देखिए, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो मेरे साथ था और जो मैं अभी भी फील करती हूँ कि आपकी तैयारी में परिवार का सहयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी तो आप डाउन होंगे, कभी तो आपकी हिम्मत टूटेगी, और वो हिम्मत को बांधने के लिए केवल परिवार या फिर आपके बहुत अच्छे मित्र, ये दोनों ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ में होना ही होना चाहिए। और मैं अगर ये संदेश बच्चों के माता और पिता के पास पहुंच पाए तो मैं यही कहना चाहूँगी
कि अपने बच्चों पर विश्वास रखिए, उनका सपोर्ट बनिए। जितना आप सहयोग करेंगे उतना बच्चा आगे बढ़ेगा। मैं अपना आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताती हूँ। मैं जब तैयारी कर रही थी तो बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि प्राइवेट कुछ देख ले, कहीं और पढ़ाने की जॉब कर ले, या फिर कुछ और। जॉब कोई भी खराब नहीं, लेकिन मेरे मन में बस एक था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी चाहे जो हो, और उसमें भी ओनली MPPSC। मैंने कोई और दूसरी एग्ज़ाम कभी अपनी लाइफ में दी ही नहीं है, तो मेरा ये था कि मुझे हमेशा से यही देना है। इसलिए मैं जल्दी भी रिकवर कर लेती थी अगले दिन कि करना तो यही है, तो आज ही से क्यों ना शुरू करो। तो जब मैं तैयारी, तो घर से भी लोग सुनते थे कि लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मेरी जो दीदी थी वो हमेशा एक ही लाइन बोलती थी कि तुझे तैयारी करना है, तेरी इच्छा है इसलिए तू पढ़ रही है। हम बोल रहे हैं, हमारी इच्छा है, समाज क्या कह रहा है इसलिए मत पढ़ना कभी भी। तुझे आज पढ़ना है, 4 साल पढ़ना है, 8 साल पढ़ना। मैं तो 8 साल का समझ दिया उन्होंने पढ़ने के लिए। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि तुझे जब तक तैयारी करना हो कर। मतलब एक वो अंदर अपने आ जाता है कि हाँ, परिवार का सपोर्ट है तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, और हर एक परिवार को सपोर्ट करना ही चाहिए। और अगर कुछ बच्चों को ऐसी समस्याएं आ रही है तो अपने माता पिताजी को साथ में बिठाकर एक बार बात कीजिए, उनको विश्वास में लीजिए, उनको बताइए कि ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का ये पैटर्न है, प्री होती है, मेंस होती है, इंटरव्यू होता है। अगर एक भी स्टेज पे रुकते हैं तो फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, तो उस वाली प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर क्लासेस रहती हैं, खूब डीप स्टडीज़ रहती हैं, स्टेट की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है। आप उनको थोड़ा कन्विंस कीजिए ये सब बोल के, ताकि उनको लगे कि हाँ, एक कठिन परीक्षा है, उसकी तैयारी करने में समय लगता है। और ज़्यादा हो तो आप अपने आसपास के लोगों के उदाहरण दीजिए, जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, कि देखिए ये गांव से पढ़ के ये उसको इतना टाइम हो गया था, है ना। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल उनको बताइए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर आपका सपोर्ट करेंगे, और उनका सपोर्ट रहेगा तो आप मतलब किस किस लेवल की पढ़ाई कर सकेंगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। या आपको उसी समय पता चलेगा जब उनका हिडन वाला सपोर्ट रहेगा आपके साथ में। बिल्कुल। तो फैमिली का तो ब्लाइंड सपोर्ट होना बेटा बहुत ज़रूरी है। ये मैं खुद भी सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि इन केस अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि 2 बार हम दे चुके, नहीं निकला, अब पेरेंट्स कह रहे हैं कि बस अब हो गया, अब नहीं हो पाएगा, तो उनको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कीजिए। अपने हैबिट में कुछ ऐसा बदलाव लाइए कि उनको लगे कि बच्चा मेहनत कर रहा है, तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इन्हें ही खुशी होती है और सबसे पहले इनकी ही आंखें भरती हैं जब आपका चयन होता है। सपना, मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया था, जब आपने अपना नाम देखा था लिस्ट में, तो क्या रिएक्शन था आपका और फैमिली का, किस तरीके से? एक तो हम लोगों के रिजल्ट आने का टाइमिंग ही थोड़ा सा और टाइप में था क्योंकि रात में 11:30-12 के आसपास हम लोगों का रिजल्ट आया था। तो दिन भर से घर के कामों में ही व्यस्त थे, कुछ ना कुछ काम चल रहा था। तो जैसे ही रिजल्ट आने वाला था तो पता चला कि आने वाला है, तो सब मोबाइल लेकर बैठ गए कि हाँ आने वाला है। फिर रिजल्ट आया, मैंने अपना रिजल्ट तब भी नहीं देखा। मैंने अपनी छोटी बहन को कहा, मैंने कहा कि तू देख और बता कि क्या है रिजल्ट में, क्योंकि मैं नहीं देख पाऊंगी, नाम है कि नहीं बस इतना देखकर बता दे। क्योंकि 2019 एक अपने आप में बच्चों का एक अलग टाइप का संघर्ष रहा है। तो उसमें तो हम लोग यही सोच रहे थे कि लिस्ट में बस कहीं नाम आ जाए, कोई भी पोस्ट मिल जाए, कुछ भी हो जाए, बस केवल नाम आ जाए। तो उसमें नाम सर्च किया, हाँ दीदी नाम है, आपका नाम है इसमें। मैं कहा अच्छा ये भी बता दे कि किस पद पर मेरा चयन हुआ है। तो उसने फिर देखा तो बोले दीदी आप सहायक संचालक उद्योग वाला जो पद है वो आपको मिला है। और मैंने उसको 3rd प्रेफरेंस पे भी रखा था, तो मैं तो खुश ही थी क्योंकि मेरी प्रेफरेंस थी ये वाली पोस्ट, अच्छी पोस्ट है इसलिए। तो मैं काफ़ी खुश थी, परिवार वाले काफ़ी खुश थे। मेरी मम्मी को जैसे ही पता चला तुरंत भगवान के मंदिर में गई, जो घर का मंदिर बना हुआ है वहाँ पे तुरंत उसी टाइम दिया लगाया, रात के 12 बजे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, संघर्ष चल ही रहा था, रुक नहीं रहा था, लेकिन ये था कि हार नहीं मानी कभी भी। तो काफ़ी सब लोग खुश थे, और दीदी भी जो मेरे बड़े दीदी हैं वो भी काफ़ी खुश थे। मतलब फाइनली ये था कि चलो एक जॉब सिक्योरिटी हो गई, और जो चाहती थी उसने कर लिया। सब लोग बहुत खुश थे। मतलब मेहनत का सफ़र मुश्किल ज़रूर था, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मंजिल उतनी ही खूबसूरत लगने लगी। तो ये बहुत अच्छा, और मेरे ख्याल से इससे बेस्ट फीलिंग किसी भी एस्पिरेंट के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि जब वो रिज़ल्ट आता है और जब आप अपना नाम देखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक
मतलब कृपा है बहुत बड़ी। और सबसे पहले अपने फैमिली वालों को जब आप देखते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है अपने बच्चे को लेके, ऐसा लगता है दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी टेंशन है, सबका सॉल्यूशन हो गया। और आपके साथ साथ आपके और भी अगर छोटे भाई बहन हैं या फिर आसपास के जो लोग हैं, उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है कि यार ये हमारे एरिया से ये बच्ची बनी है तो अब हमको भी अपने बच्चों को इस फील्ड में डालना है। तो आपके सिलेक्शन से ना केवल आप बल्कि आप बहुत सारे लोगों को ऐसा पॉजिटिव मैसेज देते हैं। तो आपके बाद भी एनवायरनमेंट थोड़ा और बदला होगा, जैसा आपने बोला कि आप किसी विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आई थिंक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वहाँ पे अब और ज़्यादा ऐसी जो हमारे कर्मवीरा हैं वो तैयार होंगी और हमें और अच्छे अच्छे प्रशासक और ऐसे मिलते रहेंगे। तो मेरे बड़े पापा की लड़की है, मतलब हम लोग तैयार, पहले उसने दीदी को देखा, फिर मुझे देखा, फिर उसने तैयारी की, फिर उसका भी रेडियो आरक्षक के पद पर अभी चयन हुआ है। तो पूरा गांव मतलब इस और सब बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित हुआ है कि बच्चों को जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे और लड़कियों को स्पेशली, ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो सकें और आत्मनिर्भर हो सके। इसलिए गांव वालों की सोच में भी काफ़ी बदलाव आया है और अभी भी हम जाते हैं तो वो जो पहले सोच थी और जो अब सोच है उसमें काफ़ी अंतर हम लोगों को खुद को देखने को मिलता है। सपना, एक छोटा सा मैं और पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगी। मैंने जैसा आपका नाम सुना था, मेरे दिमाग में एक अलग पर्सनैलिटी की इमेज आई थी, पर जब मैंने आपको देखा तो आप मतलब सच में मुझे लग रहा है कि एक होता है मतलब एक एटीट्यूड और एक जो होता है वो चीज़ मुझे लग रही। तो मतलब ये जो आपका बॉय लुक है या आपका डिसीजन है, आपको अच्छा लगता है या फिर ऐसा है कि फैमिली को पसंद है इसलिए आप ऐसा रहते हो? नहीं, फैमिली को नहीं पसंद है, मुझे ही पसंद है। किसी की इच्छा से कभी कुछ नहीं हो सकता है। चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोई प्रेशर करे तो आपका मन नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, और कोई ऐसा रहने को बोले तो आप नहीं कर पाएंगे। मेरा बचपन से ही मन था कि मैं इस टाइप से रहूं। फिर घर का माहौल ऐसा था कि 2 बड़ी बहनें थी तो वो घर के काम में लगी रहती थी, मम्मी की हेल्प कराती थी, और मेरा जो भाई था वो बहुत छोटा था। तो जितने भी बाहर के काम होते थे, चाहे हैंडपम्प से पानी लाना हो, मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाना हो, या कोई बीमार हो रहा हो तो उसको हॉस्पिटल ले जाना हो, जितने जिम्मेदारी के काम एक पुरुष को करने चाहिए वो मैंने अपने घर में किए हैं। क्योंकि हमारे पापा का देहांत बहुत जल्दी हो गया था, हम लोग छोटे छोटे थे उस समय पे। तो जो जिम्मेदारी थी वो मैंने अपने लेवल पे जो भी मुझसे हो सका वो मैंने की। और जब मैंने ये सब जिम्मेदारी आई तो मैं, एक तो मेरा शौक था ऐसे रहने का, और दूसरा जब वो जिम्मेदारी मैंने निभाई तो फिर मुझे वो रहते रहते एक अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगा कि इसी लुक में ज़्यादा बेटर मैं कर सकती हूँ, और मैं ऐसे रहती हूँ तो मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ अब ठीक है। तो इंटरव्यू में भी आपका गेटअप ऐसा ही था? बिल्कुल यही गेटअप था। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैं जैसे ही इंटरव्यू बोर्ड था वहाँ पे जैसे ही गेट खोलते हैं और मैं खड़ी थी गेट पे ही, और मैंने पूछा कि क्या सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो जितने भी लोग बैठे थे सब अंदर से पहले मुझे देखा उन्होंने, और वो नाम पढ़ रहे थे कि ये सपना नाम है और ये सामने कोई और, तो थोड़ा उन लोगों को भी कंफ्यूजन हो गया था। फिर जब मैं अंदर इंटरव्यू दिया, मैंने इंटरव्यू पूरा ख़त्म हो गया तो मेरा सर ने मुझसे पूछा भी था कि बेटा आप ऐसे क्यों रहते हैं, आपका पहनावा ऐसा। तो मैंने उनको भी बताया कि ऐसी ऐसी बात थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका ऐसा लुक है तो आपने डीएसपी पोस्ट प्रेफरेंस क्यों नहीं डाला आपने इसमें। तो मैंने उनको बताया कि कुछ मेडिकल इशू है मुझे, इसलिए मैंने भरा नहीं था। मतलब पूरी 26 पोस्ट में ही नहीं भरा था, अगर मैं भरती तो शायद डीएसपी होती, लेकिन थोड़ा इशू था इसलिए। और बहुत ही अच्छी वाली डीएसपी होती, बहुत ही देखने में भी, और कॉन्वर्सेशन से तो आप समझ ही गए होंगे। बट ठीक है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है सपना आपकी, और बहुत मोटिवेशन मिलेगा उन बच्चों को जिनको लगता है कि बदलना ज़रूरी है खुद को। बिल्कुल भी नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, एकदम नेचुरल रहिए। आपको दिखावे की या दूसरों को दिखाने के लिए कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक इससे भी आप बहुत अच्छा मैसेज आपको मिल रहा होगा। सपना, मैं जानना चाहूँगी कि ये जो करंट अफेयर्स के इतने सारे सोर्सेज वगैरह हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ना है, मैगज़ीन से, या फिर ऑनलाइन पढ़ना है, तो इसका बच्चों को आप कुछ सॉल्यूशन दीजिए कि कौन सा सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है? जी, मैंने करंट अफेयर्स के लिए, देखिए पेपर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़पेपर आप जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको देश दुनिया में क्या हो रहा है ये पता ही नहीं चलेगा। मैंने जैसा कि आपको शुरू में कहा कि एक होलिस्टिक पढ़ाई है, प्री मेंस इंटरव्यू कुछ भी अलग नहीं है। तो आप पेपर पढ़ते रहेंगे तो वो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा, मेंस में बहुत हेल्प करेगा, प्लस प्री में हेल्प करेगा। तो आप करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने किया था वो ये था कि मैं प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली वाली आती है मैं उसको पढ़ती थी।
घटना चक्र आती है उसको मैं पढ़ती थी, प्लस जो न्यूज़पेपर के जो डेली के फैक्चुअल कुछ चीज़ें होती थी उनको लिख लेती थी। और ऐसा नहीं कि केवल उनको पढ़ना, ये जितना मैं आपको सोर्सेज बता रही हूँ, पढ़ना नहीं, इनके एक मैं नोट्स बनाती थी। पूरा एक मेरे पास बंच होता था करंट अफेयर्स का, जिसमें मैं सारी चीज़ें लिखती थी, लिख के उसको अपने पास में रखती थी। और आप जब लास्ट में एग्ज़ाम आने वाले हो तब वो आपको इतना हेल्प करते थे, क्योंकि एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं, है ना। एमपी के लिए भी आप जो लोकल एमपी की जो करंट अफेयर्स होते हैं वो पढ़ सकते हैं, रोजगार निर्माण। तो करंट अफेयर्स के लिए 3-4 चीज़ें पढ़ना मैं प्रीफर करूँगी, क्योंकि एक चीज़ से वो कवर नहीं हो पाता है। किसी में राष्ट्रीय कवर हो जाता है, किसी में अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, और बहुत बार एमपी का हो नहीं पाता है, तो एमपी के लिए और स्पेशल थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं यही कहूँगी कि पढ़िए, और पढ़ने के साथ में अपने खुद के नोट्स बनाइए। मतलब मैं अपनी पढ़ाई का अगर एक मूल मंत्र बताऊँ आपको, तो सबसे बड़ा यही है कि जो पढ़ रहे हैं वो आप लिख लीजिए। जो पढ़ने के बाद आपने लिख लिया, समझ लीजिए कि वो ऐसी जगह लिखा गया है जहाँ से कुछ मिटाया नहीं जा सकता। मतलब वो आपके दिमाग में भी छप जाएगा, प्लस आप जब एग्जाम देने बैठेंगे, चाहे प्री हो मेंस हो, तो वो आपको पेज सहित दिखने लग जाएगा कि पेज में अपर साइड पे लिखा है या लोअर साइड पे लिखा है या मिडिल में लिखा है। और अलग अलग पेन यूज़ कीजिए, रेड कर लिया, ग्रीन कर लिया, वो अलग से हाईलाइट होता है, अलग से दिखता है, तो वो बहुत हेल्प करता है। तो करंट अफेयर्स के लिए 3-4 जो चीज़ें हैं उसको आप फोकस करिए और नोट्स बनाइए। ये मतलब करंट अफेयर्स के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। तो बच्चों ध्यान रखिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे करंट अफेयर के लिए नोट्स नहीं बनाते हैं। उन्हें लगता है कि बस ठीक है, अंडरलाइन कर लिया, या फिर आखिरी में वो साल भर की जो पूरी कंपाइलेशन वाली मैगजीन आ जाती हैं जिसमें पूरे साल का, अब आप खुद सोचिए कि साल भर के लिए कोई मैगजीन निकल रही है, क्या वो पूरे तरीके से आपको करंट अफेयर कवर करके देगी? कभी नहीं। तो हर महीने अपने आप को अपडेट करना या हर दिन अपडेट करना और एक साल में अपडेट करना बहुत अंतर है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना भी ज़रूरी है, जैसा सपना जी ने बताया, साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं, करंट अफेयर के भी नोट्स बनाने हैं। तो ये बहुत अच्छी सीख है सभी बच्चों के लिए, अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। सपना जी, मैं एक और चीज़ पूछना चाहती थी, मेंस में जैसे बच्चे जब आंसर राइटिंग करते हैं तो बच्चों को कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन जैसे मेन पार्ट जो होता है आंसर का, लगभग वो तो कर लेते हैं। कंक्लूजन को लेके और इंट्रोडक्शन को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं कि इसको हम और ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। जो मैंने फॉलो किया है वो मैं बताती हूँ आपको, कि जब मैं मेंस की आंसर राइटिंग करती थी तो मैं हमेशा ये देखती थी कि मैं क्या अलग कर रही हूँ, जो सारे बच्चे कर रहे हैं उनसे मैं क्या अलग कर रही हूँ। अगर मेंस में आपको बहुत अच्छी आंसर राइटिंग करना है तो जैसा कि मैंने बताया कि प्री के जो आपने नोट्स बनाए हैं कंबाइन, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस सिलेबस, चूँकि सब्जेक्ट तो सेम है, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए, या फिर आप कुछ एक्ट वगैरह पढ़ रहे वो ले लीजिए, कहीं ना कहीं वो मेंस में आ ही जाते हैं। तो आप जब आपने तैयारी की थी, वो नोट्स बनाए थे, तो मेंस में जब आप इंट्रो लिखते हैं तो उन फैक्ट्स को इंक्लूड कीजिए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स आप उसमें जो इंट्रो लिखते हैं उसमें दे पाएँ। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि प्री मेंस की जो पढ़ाई होती है वो होलिस्टिक होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि इंट्रो बहुत अच्छा हो, आप उसको कहीं ना कहीं हिस्ट्री से कनेक्ट कीजिए। मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लीजिए सहकारिता पे क्वेश्चन किया है, तो आप जाइए कि सहकारिता का इतिहास क्या था, वहाँ से इंपॉर्टेंट 2-3 फैक्ट क्या ला सकते हैं। आप कृषि पे अगर है तो कृषि से आप 2-3 फैक्ट बहुत अच्छे लाइए कि उसमें हम क्या लिख सकते हैं। ये आपका इंट्रो वाला पोर्शन हो गया। फैक्चुअल आप दीजिए, और कुछ फैक्ट लिखा है बराबर आप अंडरलाइन कीजिए, उस पर दिखना चाहिए कि हाँ आपने ये फैक्ट लिखा है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 2-3 फैक्ट लिखने हैं बस उसमें। फिर बच्चा जो मेन बॉडी होती है आप किसी आंसर को लिखने में, उसमें आप ये देखिए कि मटेरियल तो जो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है कि वो आपको पॉइंट वाइज लिखना है या डायग्राम वाइज लिखना है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो डायग्रामेटिक आप बता पाएँ और पाई चार्ट बना पाएँ। और ऐसा नहीं जो बस मार्केट में दिख रहा है ले आए और छाप दिया। थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी जितना लाएंगे अपनी तैयारी में, मैं अपना पर्सनल अनुभव बताती हूँ आपको कि जब मैं तैयारी करती थी तो एक ढर्रा बना रखा था कि ऐसे पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे करके तैयारी करते थे। कभी उसमें स्मार्टनेस नहीं लाई मैंने, हार्ड वर्क तो बहुत किया पर स्मार्टनेस नहीं लाई। अगर स्मार्टनेस लाना है तो आपका आंसर दूसरों से कैसे बेहतर हो इस पर फोकस करना चाहिए। तो मेन बॉडी वो हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स बनाइए आंसर के। आप उस कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है, या तो सही होती है, ज़्यादा सही होती है। आप उसको ऐसे गलत साबित नहीं कर सकते कि ये एक आंसर राइटिंग का तरीका होता है कि ये लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे और ये नहीं लिखेंगे तो
नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपनी क्रिएटिविटी जितनी दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ 1000 कॉपी है, 1000 क्या, वो तो पोस्ट के हिसाब से बहुत रहती है, लेकिन 1000 कॉपी है अगर मान लीजिए उदाहरण, तो 1000 कॉपी में आपकी कॉपी कैसे अलग दिखे, क्योंकि केवल तैयारी करना सिविल सर्विसेज की, लेकिन आपकी जो इच्छा है, जो आपका एम है, अगर वो जब तक पूरा नहीं होगा, और उसके लिए आपको बेस्ट पढ़ाई करनी होगी। लिस्ट में नाम आना भी काफ़ी नहीं होता, लेकिन जब तक आपकी अंदर की इच्छा है कि मुझे ये पद चाहिए और ये मिलना चाहिए, तब तक कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। सिलेक्ट तो हो जाओगे आप, लिस्ट में नाम भी आ जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि हट के, लीक से हट के थोड़ा सा काम करें। अपने आंसर लिखे हैं तो खुद पढ़िए उसको 10 बार, आपको खुद को समझ में आएगा। आपको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं गाँव में रह के या दूर कहीं पे रह के, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना आंसर 10 बार पढ़े। 11वीं बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद को लग जाएगा कि यहाँ पे मुझे ये लिखना था और ये मेरा मिस हो गया। बात आखिरी है कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में आप कोशिश कीजिए, जो मैंने आपको कहा, पेपर पढ़ना, करंट अफेयर्स से थोड़ा अपडेट रहना, तो कहीं ना कहीं उसको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ में आप ख़त्म करें। उसमें भी आप फैक्ट्स देख सकते हैं। तो ऐसी कोई टफ चीज़, इंट्रो अलग से नहीं होती है, कंक्लूजन अलग से नहीं होता है, ना ही क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है कि फैक्चुअल पूछा है आपसे, एनालिटिकल पूछा है, आपको उसमें समीक्षा करनी है, आलोचना करनी है। इन शब्दों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये शब्द आपने ध्यान से देख लिए, पढ़ लिए और आपको समझ में आ गया कि इस आंसर को कैसे लिख सकते हैं, तो आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे मेंस का। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो मेंस में कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन चलता रहता है, आई थिंक वो भी क्लियर हो गया होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्री और मेंस, इवन इंटरव्यू, सबका कंक्लूजन यही है कि आपकी तैयारी का अप्रोच हॉलिस्टिक होना चाहिए। अगर वो हॉलिस्टिक है तो आई थिंक ना आपको इंट्रोडक्शन में कन्फ्यूजन होगा, ना कंक्लूजन में, ना इंटरव्यू में, और आई थिंक मेंस में भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेन साथ में पढ़ा है तो कई सारी तथ्यात्मक जानकारी आपको है जो आप अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि सपना ने बोला कि भाई इतनी सारी कॉपीज़ में आपकी कॉपी अलग से कैसे दिखे, तो आपको क्रिएटिविटी खुद तैयार करनी पड़ेगी। किसी को देखना नहीं है कि उसने ऐसा लिखा तो चलो ऐसा लिख दें, या उसको ऐसा लिखने पे ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं तो उसकी कॉपी कर लें। नहीं, आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है और उस हिसाब से आपको काम करना है। अगर मैम कंफ्यूजन भी हो रहा है बच्चों को कि इंट्रो कैसे लिखें, है ना, कंक्लूजन कैसे लिखें, तो मेरा एक सजेशन है, एज इट इज़ आप फॉलो नहीं करें, लेकिन जो टॉपर्स की कॉपी होती है आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारी अवेलेबल है, तो कोशिश कीजिए जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं, मैंने किया था ऐसा इसलिए मैं बता रही हूँ कि यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी निकालिए, उनमें से आप देखिए कि उन्होंने इंट्रो कैसे लिखा और क्या क्वेश्चन पूछा था, कैसे इंट्रो लिखा और कैसे उसको ख़त्म किया। एमपीपीएससी के जो टॉपर्स हैं उनकी भी काफ़ी लोगों की कॉपियाँ जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप उनकी कॉपीज़ देखिए। कॉपी भले मत कीजिए, लेकिन एक हर चीज़ के लिए एक रास्ता होता है, रास्ता अगर मिल गया तो मंजिल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से एक आइडिया लगने के लिए कि कैसा आंसर लिखना चाहिए, कैसा इंट्रो, कैसा कंक्लूजन, तो आप कम से कम 10 से 15 कॉपीज़ देख लीजिए, ताकि आपको एक रफ हो जाएगा कि हाँ इस टाइप से हम अप्रोच अपनी रख सकते हैं आंसर राइटिंग में। और किसी की कॉपी देखने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, अरे ये क्या बताएगा हमको, या ये कौन है और इन्होंने ऐसे तैयारी की, इनका तो ये मीडियम था, ये तो शहर से थे, ये तो यहाँ से थे, और कुछ भी नहीं होता है, ना किसी का बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट होता। आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए पढ़ने का, और उस मोटिवेशन के पीछे मेहनत होनी चाहिए। शिकायत, दिन भर शिकायत अगर करते रहेंगे कि ये नहीं है वो नहीं है, तो वो बोलते हैं ना यूनिवर्स में मैसेज जाता है, जैसा आप बोलते हैं वैसा बनते जाते हैं। तो बोलिए कि नहीं, मुझे तैयारी करना है, अच्छे से करना है, और मैं अच्छे से करूँगी, अच्छे से सेलेक्ट होंगी। और आपने तो देखा भी होगा बहुत टॉपर्स में कि टॉपर्स लोग ऐसा करते हैं कि दीवार पे लिख देते हैं डिप्यूटी कलेक्टर, डीएसपी। तो आप जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, अपनी अप्रोच सही रखिए, डरिए मत, घबराइए मत, शिकायत मत करिए कि ये वो। आपकी फैमिली भी आपको तब सपोर्ट करेगी जब वो आपको पढ़ता देखेगी। मेरी फैमिली ने मुझे क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि वो देखते थे कि दिन दिन भर पढ़ती है, मेहनत करती है। जब देखते थे तब उस टाइम ये फील करते थे कि अरे यार मेहनत तो बहुत कर रही है, लेकिन किसी वजह से हो नहीं रहा। हो सकता है मेरी दिशा गलत हो, मैं भी आप ही की जगह पे थी उस समय पे। तो आयोग की गलती है, फैमिली की गलती है, दोस्त ने डिस्टर्ब कर दिया, ये सब चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप एक खुद
अकेले वन एंटिटी है, तो अपने बारे में ये देखिए कि आप में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और कैसे आप अपने आप में सुधार कर सकते हैं। जिस दिन आपने अपने आप पे काम कर लिया, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख लिया, आप मान लीजिए आप उसी दिन से सिलेक्ट हो गए। चाहे लिस्ट में नाम बाद में आएगा, लेकिन आप सिलेक्ट पहले ही हो जाओगे। बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। और आई थिंक यूपीएससी में टॉपर्स की कॉपी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आई थिंक यूपीएससी तो पूरे इंडिया लेवल का सबसे टिपिकल एग्जाम है। वहाँ के टॉपर्स क्या कर रहे हैं, अगर उस चीज़ को आप समझते हैं, जैसा कि सपना ने बोला कॉपी नहीं करना है, बट एटलीस्ट वो आपको एक डायरेक्शन दे रहा है कि ये अप्रोच रखी जा सकती है टॉप करने के लिए। तो बिल्कुल सॉल्यूशन हर चीज़ का है। और आज आपको यही समझ आ रहा होगा कि हमने उन सभी प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन किया है जो आजकल के बच्चों की नॉर्मल इश्यूज़ हैं, कॉमन प्रॉब्लम है, और सॉल्यूशन भी उनके पास है, लेकिन सॉल्यूशन शायद वो खोज नहीं पा रहे हैं। तो आपको यहाँ से सॉल्यूशन भी मिल गया है आपकी प्रॉब्लम्स का। तो बस इसी अप्रोच के साथ अपनी तैयारी पर जी जान लगाकर मेहनत करना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मैम, मैं निबंध के बारे में भी बच्चों को बताना चाहती हूँ। जो निबंध का पेपर होता है, निबंध एथिक्स और निबंध और हिंदी, 3 पेपर को बच्चे थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं। आगे के 3 पेपर पे बहुत मेहनत करते हैं। हमारे समय में ऐसा था, अभी का मुझे पता अभी नहीं भी है। ऐसा ही है। और पीछे के जो 3 पेपर होते हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि बहुत अच्छे मार्क्स कवर किए जा सकते हैं पीछे के जो 3 पेपर हैं। तो एथिक्स के लिए आपकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने अपने तरीके से पढ़ी थी। देखिए, बाकी सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको उनको पढ़ना है, समझना है, लेकिन एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको महसूस करना है। वो ऐसा सब्जेक्ट है जो आप आज महसूस कर रहे हैं, कल उसको आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। जब आप फील्ड पे जाएंगे, लोगों की समस्याएं क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होगा, आप विचारक पढ़ रहे हैं तो उन्होंने अपने समय में क्या काम किया है, वो आज के ज़माने में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। करप्शन का टॉपिक है उसमें, तो बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस की चीज़ें दे रखी है जो आपको महसूस करना है। मतलब आप ये फील करिए कि मैं एक अधिकारी हूँ, तो मुझे किस हिसाब की अप्रोच समाज में रखनी है। तो एथिक्स के लिए सबसे अच्छा है क्लास नोट्स, आइडल क्लास नोट्स हो बहुत अच्छे। एक बुक मैंने मेरे समय में महावीर की बुक जो थी उसको प्रेफर किया था। उस समय नया नया चूँकि एथिक्स आया था, तो ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, तो महावीर की मैंने बुक ली, क्लास नोट्स लिए, दोनों को कंपाइल किया। फिर थोड़े टाइम बाद दृष्टि के भी नोट्स आ गए थे, तो कुछ उनको भी कंपाइल किया, और एक नोट्स मैंने पूरे बना लिए विथ डायग्राम पूरे एथिक्स के। उसके बाद में केस स्टडीज़ थी, तो उसके लिए मैं यूपीएससी की जो केस स्टडीज़ होती मैं उनको पढ़ती थी, क्योंकि एमपी में उस समय पे इतने एग्जाम्पल्स नहीं थे, इतनी एग्जाम नहीं हुई थी, तो ऐसा कोई सोर्सेस थे नहीं। तो जो यूपीएससी की केस स्टडीज़ थी वो मैंने पढ़ी, एक बार नहीं पढ़ी, 10-10 बार पढ़ी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो केस स्टडी आपको अधिकारी बनने के बाद में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको उससे सीखने को मिलती है। आपको अपना कार्य कैसे करना है, कैसे भीड़ मैनेज करनी, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो वो आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो एक कंपाइल नोट्स उसके बना के पढ़िए। डायग्राम आप एथिक्स में भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है कि केवल लिखना है। डायग्राम के थ्रू आप जो चीज़ 4 लाइन में बता रहे हैं, डायग्राम के थ्रू 1 लाइन में कंप्लीट हो जाएगी। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको डायग्रामेटिक बता पाएँ। कोई चक्र है किसी चीज़ का, पहले से आज में कंपेयर करना है, तो उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कीजिए। तो ये था मैम एथिक्स का, और इसमें भी पुराने क्वेश्चन जितने हैं यूपीएससी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं एथिक्स के, तो वो भी लोग ट्राई कर सकते हैं अपनी तैयारी के दौरान। फिर है आपका निबंध का पेपर। आजकल तो टॉपिक्स फिक्स कर दिए हैं उन्होंने कि ये टॉपिक्स है, इसमें से पूछा जाएगा। आप पेपर पढ़ रहे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं निबंध में हेल्प करेगा। लोग ये कहते हैं कि निबंध में डायग्राम नहीं बनाते हैं, मतलब मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं निबंध में डायग्राम बना के आई हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ लग रहा था कि इसलिए नहीं बना के आई हूँ कि मुझे अलग दिखना है उसमें, वो इसलिए मैंने बनाया डायग्राम ताकि मैं उसको और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ। एक आइडल तरीका होता है ऐसे लिखने का, लेकिन कहीं आपको लग रहा है कि डायग्राम बना के मैं अच्छे से और रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो आप निबंध में भी डायग्राम बना सकते हैं। उसमें जब आप निबंध की तैयारी करेंगे तो आपने जो प्रीलियम्स की तैयारी की, जो आपने मेंस की तैयारी की, जो आपने करंट अफेयर्स पढ़े, वो सारे एक ही जगह पे कंक्लूड हो जाते हैं निबंध के पेपर में। स्पीड थोड़ी सी अच्छे रखिए, उसमें शब्द लिमिट का ध्यान रखिए, सुंदर राइटिंग में बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके आप आंसर लिखिए, 100% नंबर मिलते हैं। और मेरे साथ तो ऐसा था मैम कि एक पर्यटन वाला निबंध था, मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि हम क्रिएटिविटी कैसे कर सकते हैं। उसमें एक एग्जांपल था कि आप पर्यटन पे निबंध लिखिए। क्या कर सकते हैं उसमें, लोग बोलते हैं अच्छे से कविता से शुरू करो या कुछ शायरी लिख दो आप उसको, या मतलब कुछ ऐसा स्टार्ट करिए। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ अलग से, क्योंकि मुझे कहानी कविता इतनी जल्दी याद नहीं होता है, तो क्या करूँ।
फिर मुझे ध्यान आया कि चलो नया ट्राई करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो आपने गाना सुना होगा एक पुराना, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के जन। तो वो मैंने पूरा वो बैठ भी गया पर्यटन वाले पे कि हाँ, और फिर वहीं से उसको स्टार्ट किया, उसी को रेफरेंस बना के मैंने अपना ऐसे लिखना स्टार्ट किया। और ऐसे में हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ से शुरू कर रहे हैं वो लास्ट तक लेके जाइएगा, बीच में भटकाव ना हो जाए कि कहीं और ही ले जा रहे हैं कहानी को। उससे एक पैराग्राफ लिखा, नेक्स्ट पैराग्राफ उससे जुड़ा हो, फिर उसका नेक्स्ट पैराग्राफ उससे जुड़ा हुआ है, एक पूरी थीम बननी चाहिए, पढ़ते टाइम लगना चाहिए कि कहानी में बह रहे हैं। तो इंट्रो जो आप लिखेंगे वो ऐसा लिखें कि वो आखिरी तक कंटिन्यू रहे। फिर है हिंदी का पेपर। हिंदी के पेपर में सबसे सिंपल स्ट्रेटजी होती है और जो हमारे समय में चलती थी, मैंने एक ही काम किया पिछले, जब से पीएससी स्टार्ट हुई थी तब से, जब वहाँ पे हिंदी का पेपर था तब से लगा के अभी तक कि जितने हिंदी के पेपर्स थे मैम, उसमें मैंने क्या किया कि पर्यायवाची है तो पर्यायवाची मान लीजिए सन 2000 से लगा के 2025 तक के पर्यायवाची मैंने 10-15 पेज में एक ही जगह पे लिख लिए। 5-5 पूछते थे उस समय पे, 5 हो गए 10 हो गए, तो मैंने एक ही जगह पे लिख लिए। विलोम शब्द थे तो मैंने सारे एक जगह पे। आप देखिएगा 80% रिपीटेशन होता है। हाँ, 80%। आप चाहे मुहावरे देख लीजिए, लोकोक्ति देख लीजिए, विलोम, पर्यायवाची, एक शब्द युग्म, ये सारे कहीं ना कहीं आपको रिपीट होते हैं। आपका शब्द ज्ञान भी उससे बढ़ता है। पुराने पेपर लगाने से अच्छा हिंदी की तैयारी नहीं हो सकती है। और इतना छोटा पेपर है, इतना प्रिसाइज है, कोई शब्द है अलंकार तो वो अलंकार में ही पूछेंगे क्या होता है, कितने प्रकार है, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है उसमें। तो जितना सिंपल कर पाए, पीछे के जो आप 3 पेपर हैं, एथिक्स हो गया, निबंध हो गया या हिंदी हो गया, आप इन तीनों की तैयारी अगर पर डे अगर भी 1-1 घंटा भी अगर इनको दें तो आप बहुत अच्छे तैयारी कर सकते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई को इस हिसाब से बांटा था, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, इनको 2-2 घंटे में पढ़ती थी और 1-1 घंटे में एथिक्स पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया और निबंध पढ़ लिया। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई एक भी सब्जेक्ट छूटा तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार भूल गए, अब कुछ याद नहीं रहेगा। तो वो हर दिन मैं 6 के 6 पेपर लेके चलती थी, ताकि अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता था फिर कि यार सब पेपर कवर हो रहे हैं, कहीं कुछ छूट नहीं रहा है। कुछ बच्चों की स्ट्रेटेजी होती है कि एक बार में एक पेपर पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर तीसरा पढ़ेंगे। लेकिन मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो ये थी, पहला पेपर का कुछ 1-2 टॉपिक पढ़ लिए, दूसरे पेपर के 1-2 टॉपिक पढ़ लिए, तीसरे के, और 1-1 घंटा फिक्स था पीछे के 3 पेपर के लिए। उनको कभी कभी नहीं पढ़ती थी, उनको मैं रोज पढ़ती थी। और हो सकता है जब भी मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा कि बाकी के जो 3 पेपर हैं उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे होंगे। ये बहुत बढ़िया गाइडेंस था उन सभी बच्चों के लिए जो इग्नोर करते हैं स्पेशली इन 3 पेपर्स को, और वेट करते हैं कि पहले ये हमारे शुरू के पेपर्स हो जाएं, इनको लास्ट रिसॉर्ट में रखते हैं, आखिरी में देखेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। तो हालांकि बोला भी जाता है कई बार ऐसा कि वो हो जाएगा, करवा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, बट ऐसा ना करें, साथ में लेके चलें, क्योंकि इससे आपका ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप सारी चीज़ों को कवर कर रहे हो। भले वो थोड़ा सा समय लेगा आपका कि चलो अगर 2 महीने में नहीं, 3 महीने में होगा, 4 महीने में होगा, बट जब भी होगा बहुत ही कॉन्फिडेंट रहोगे आप कि मैंने कर लिया है पूरा। तो ये बहुत बढ़िया लगा मुझे ये स्ट्रैटेजी सुन के, और लिटरली मुझे आज सपना से बात करने के बाद लग रहा है कि अभी मेरे पास अटेम्प्ट है तो मैं एक आध अटेम्प्ट और दे दूंगी। बहुत सारी चीज़ें जो कन्फ्यूज़न में हमेशा रहती हैं, क्लियर नहीं हो पाती कि करें कि नहीं करें, मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ना एक और मेरा क्वेश्चन ये है, कुछ बच्चे जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं, तो कई बार उनके साथ ऐसी मजबूरी होती है कि वो जॉब नहीं छोड़ सकते और तैयारी भी नहीं छोड़ सकते, तो इसमें सामंजस्य कैसे बैठाएं? तो अगर कई बार ऐसा होता है कि हमने बोल तो दिया कि जब तक छोड़ोगे नहीं जॉब तब तक नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि 10 घंटे की 8-9 घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा चाहता है कि वो एक बार दे, बट बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? देखिए, हम जो शब्द यूज़ करते हैं टाइम मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट यही है, टाइम मैनेजमेंट। सबके पास 24 घंटे हैं और सबके पास मतलब सबके लिए एक समान चीज़ें हैं। कोई जॉब के साथ में करता है, कोई बिना जॉब के करता है। और आप एग्जाम्पल उठा के देखिए एमपीपीएससी में, मतलब मैं टॉपर की बात आपको बता रही हूँ, जॉब के साथ में तैयारी की और टॉपर। हो सकता है 6 महीने की जगह 1 साल का समय लग जाए, इतना ही अंतर होगा और क्या होगा। Exactly. जो आपका आधा समय जॉब में जा रहा है वो आधा समय आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा। मान लीजिए 1 साल में आप पीएससी की तैयारी करते हैं तो आप 2 साल लग जाएंगे या 1.5 साल लग जाएंगे, लेकिन आपकी तैयारी हो जाएगी। उसमें भी ये रहता है कि जॉब के घंटे फिक्स होते हैं, 7 से 8 घंटे आप जॉब करते हैं। तो अपना एक ऐसा डेली रूटीन बनाइए कि सुबह उठ के, मतलब मैं तो सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं पढ़ती थी उस समय भी मैंने ये नोटिस किया, आज मैं जॉब में हूँ तब भी मैं ये नोटिस करती हूँ, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी रखना बहुत ज़रूरी है।
आप अगर ये सोचेंगे कि फिजिकल हेल्थ अभी भले ही ख़राब हो जाए, भले ही सीटिंग कर लें 6-6 8-8 घंटे की कंटिन्यूसली, अभी तबीयत ख़राब हो जाए, एक बार जॉब लग जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, और बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, ये तो सिलेक्ट हो गए हैं, इनका बोलने में क्या जा रहा है। लेकिन मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ आप लोगों को कि आप जब भी तैयारी करें, थोड़ा मेंटल हेल्थ, ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट का आप मेडिटेशन कर लें, नाम जप कर लें, या प्राणायाम या योग में ध्यान दे दें, तो मेंटल पीस बना रहेगा। जो एक्स्ट्रा टेंशन होती है वो हट जाएगी। फिजिकल हेल्थ में आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो सूर्य नमस्कार से बेहतर तो और कुछ भी नहीं है। 10 या 12 बार आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, एक बार स्ट्रेचिंग हो गई तो थोड़ा आपको भी ठीक लगेगा, तो वो आपकी तैयारी करने में अच्छा रहेगा। जो आप स्ट्रेस का कह रहे थे अभी, या आप कह रहे थे कि लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर इन पे ध्यान दें तो आगे पॉसिबिलिटीज़ है कि एक अच्छे माइंडसेट के साथ में आपकी तैयारी भी अच्छी चलेगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। और रही बात जॉब की मैम, तो आप अपना टाइम ऐसे मैनेज कर लीजिए कि 24 घंटे हैं, 8 घंटे जॉब के, 8 घंटे में से 3 घंटे आप निकाल दीजिए अपने एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ों में, 5 घंटे आप डेली पढ़िए, 8 घंटे आपके सोने के। ये हो गया मैम टाइम मैनेज। अगर ज़्यादा आपके पास में बहुत हार्ड एंड फास्ट टाइप का वर्क नहीं है, 8 घंटे जॉब के भी निकाल देते हैं तो बहुत समय बचता है। अब होता क्या है, आप जॉब करके आए तो अरे थकान हो गई, आज कौन पढ़ेगा, कल से पढ़ेंगे, ये सब हमारे माइंड का गेम रहता है। उसने जो बोल दिया हमने वो सुन लिया और हम वैसा ही करने लगते हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान हमारा होता है। बहुत मन मारना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, परिवार के फंक्शन छोड़ने पड़ते हैं, खुद के बर्थडेज तक छोड़ने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी आपको डटे रहना पड़ता है। आप जैसे कह रही जॉब का, मैं आपको बताती हूँ, मतलब सिलेक्ट नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था, फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे लंबे टाइम तक अगर ये सब चलता रहा तो डिप्रेशन आ ही जाता है बच्चों में, हम भी वहीं से आए हैं। तो मुझे ये लगा कि यार क्या करूँ अब मैं, तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। मैं पढ़ाती थी और मैं पढ़ती थी, पीएससी के बच्चों को ही मैंने पढ़ाया 5 महीने। वो 5 महीने शायद और भगवान परीक्षा ले रहे थे कि 5 महीने और एक और टैलेंट देख लेते हैं कि आपका कैसा है। तो 5 महीने मैंने पढ़ाया, 5 महीने पढ़ाने के बाद फिर रिजल्ट आ गया था। लेकिन उस 5 महीनों में मैंने केवल पढ़ाया नहीं, पढ़ाया प्लस पढ़ा। आप अगर पढ़ाने का प्रोफेशन कोई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इंटरकनेक्टेड है दोनों। और अगर कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करके और उसको एडजस्ट करिए, जितनी चीज़ सेक्रीफाइस कर सकते हैं कर लीजिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या अपना कंफर्ट आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। चीज़ें अवेलेबल है लेकिन फिर भी आप संघर्ष कर रहे हैं कि मैं संघर्ष करूंगा तो सिलेक्शन होगा और फिर ये कहानी बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कंफर्ट मिल रहा है, आपको तैयारी का अच्छा माहौल मिल रहा है, लोग सपोर्टिव है, परिवार सपोर्टिव है, क्लासेस आपकी अच्छी है, सारी तैयारियां बढ़िया चल रही है, तो बिल्कुल भी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक रास्ता है सीधा सा, बस उस पर चलना है। इतनी सी बात रहेगी कि कोई जल्दी निकल गया, कोई धीरे निकलेंगे दोनों, बस फ़र्क है कि आप किस इंटेंशन से तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा तो सबको यही सुझाव है, मेंटल फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, बच्चे जैसे यहाँ पे जो रह रहे हैं हॉस्टल में भी खाने की बहुत बार प्रॉब्लम होती है, रहने की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें फेसेस उन लोगों के सामने आती है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि दोनों को ध्यान में रख के पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, रिविज़न पढ़िए, बस एक ही चीज़ रखिए पढ़ना, घूमना फिरना आप सब छोड़ दीजिए। मुझे आज इंदौर में 15 साल हो गए हैं, मैं 2010 में आई थी पहली बार जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। तो आप मतलब मैं आप सच बताऊंगी मैं आपको, मुझे यहाँ से विजयनगर तक का रास्ता पता है और यहाँ से राजवाड़ा तक का रास्ता पता है, मुझे इसके अलावा ज़्यादा रास्ते भी नहीं पता है क्योंकि मैं बाहर गई नहीं। मैंने सिर्फ कोचिंग क्लासेस, अपनी पढ़ाई, इसी पे फोकस किया और आज भी इतना समय मिल नहीं पाता है घूमने का। तो घूमना फिरना तो बाद में हो ही जाएगा, और घूमिए, वो भी घूमिए, लेकिन एग्जाम हो जाए तो 4-5 दिन जो समय रहता है तो थोड़ा रिलैक्स कर लिया, कहीं घूमने चले गए फ्रेंड के यहाँ, परिवार के पास चले गए, एंजॉय कर लिया, तो ये सब चीज़ें भी साथ में ज़रूरी है। तो सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि सब चीज़ों को एक साथ लेकर, और मतलब बोलते हैं ना कि वो नाव में क्या वो पैर वाला कोई ऐसा है उदाहरण चल, दो नाव पे एक समय पे नहीं रख सकते। तो वैसी स्थिति बन जाती है कि कहीं ना कहीं चीज़ें छूटती हैं। तो ठीक है, शायद तब आपको लगे कि अरे यार ये छूट रहा है, पर एंड रिजल्ट जो इसका होगा वो बहुत खूबसूरत।
लोग नाराज भी होंगे आपसे, बिल्कुल, वो परिवार वाले डेफिनेटली। नाराज होंगे, दोस्त नाराज होंगे, हो सकता है दोस्ती भी खत्म हो जाए आपकी, लेकिन मैं लिख के दे रही हूँ जिस दिन सिलेक्शन होगा आपका फिर से रिश्ते सुधर जाएंगे। इसलिए नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया, इसलिए कि आप फिर अच्छे से उसको मैनेज कर पाएंगे उन रिश्तों को, और एक सॉरी तो बोलना है जाके कि हाँ ठीक है तैयारी में इतना समय नहीं मिला है, ये चीज़ें हम अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन आगे से जो भी होगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आपकी अटेंड करें, आपके हर चीज़ में सहभागी बने, तो हर चीज़ जो खोई है वो वापस मिल जाएगी सिलेक्शन के बाद में, लेकिन सिलेक्शन तक लगे रहिए ईमानदारी के साथ में। मतलब आपको ना करना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों पर मना करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमको लगता है नहीं यार मना कर देंगे तो बुरा मान जाएंगे, दोस्ती टूट जाएगी। तो इन चीज़ों को उतनी वैल्यू नहीं देना है, क्योंकि आपके सामने जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस डिसाइड करना कि इस समय पर क्या ज़रूरी है, उसको ज़रूर प्रेफरेंस दें, जैसा कि सपना जी ने किया है, जिसका रिजल्ट आज उनको मिल रहा है। और यही सारी चीज़ें जब होती हैं हमारे साथ, बाद में हम याद करते हैं कि ऐसा कभी हमने किया था, और फिर अब आप घूम सकते हैं, अब आप एंजॉय कर सकते हैं, अब आप फ्री हैं, तो अब जो एंजॉयमेंट करेंगे वो बिल्कुल प्रेशर फ्री और टेंशन फ्री होकर। तो आई थिंक ये आपको ज़्यादा अच्छा फील देगा, बजाय इसके कि आप अपनी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी और को समय दें। और सपना, मैं ये जानना चाहूँगी कि कई बार बच्चे अपने माइंड में ये लेके चलते हैं कि चलो अभी तो करते हैं सिविल सर्विस, देन अगर नहीं हुआ तो फिर ये कर लेंगे। मतलब प्रिपरेशन करते करते अचानक कब शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे एग्ज़ाम की तैयारियों में, या दूसरे एग्ज़ाम में भी जब रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता तो कोई भी प्राइवेट जॉब कर ली, फिर टोटली डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो ये क्या आपको लगता है कि क्या माइंड में ऐसा कोई प्लान लेके चलना चाहिए कि अगर ये नहीं तो ये कर लेंगे? मैडम, ये जो क्वेश्चन है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मेरे केस में ये था कि मुझे तैयारी करनी है, चाहे 5 साल लगे, 10 साल, 15 साल, क्योंकि फैमिली का भी सपोर्ट था साथ में। और कुछ बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद में फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए भी होता है, लेकिन लड़कों से हमेशा, जैसा कि हमारा समाज है, कि उम्मीद की जाती है ज़्यादा लड़कों से कि आप, एक्सपेक्टेशंस। हाँ, कि आप लड़के हैं इसलिए आप जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। तो जैसा कि आपने मुझे बताया कि जॉब के साथ में, तो कुछ एक ऐसी जॉब कर लीजिए जिससे आपका खर्च, जो बेसिक खर्च है वो निकल जाए, आप ये कर सकते हैं। दूसरा, आज के मैं मतलब पहली चीज़ तो सब लोगों को यही कहूँगी कि अगर पहला फोकस आपकी सिविल सर्विसेज तैयारी करने का है तो आप लगे रहिए, उसी को करिए, लेकिन किसी और को और कुछ ऑप्शंस देखने हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, है ना। तो मैं अपनी विभाग की कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो शायद आपको हेल्प करेंगी। हम लोगों का विभाग है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। उसमें ये होता है कि अगर आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो 50,000 के लोन से स्टार्ट हो रहा हो, 1 लाख के लोन से स्टार्ट हो रहा हो, ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में, इन तीनों फील्ड में जो भी आप काम करना चाहते हैं आप उसमें लोन ले सकते हैं। आप लोन लेंगे तो 3% इंटरेस्ट सब्सिडी सरकार आपको प्रोवाइड करवाती है, तो आप लोन लेकर अपना छोटा मोटा एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, साथ में आपकी तैयारी भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरा, आप आजकल स्टार्टअप का ज़माना चल रहा है, चूँकि मैं अभी, मेरी पोस्टिंग देवास में है और देवास में मैं स्टार्टअप के लिए मुझे नोडल बनाया गया है, तो वहाँ अभी मैं स्टार्टअप का काम देख रही हूँ पिछले 2 महीने से। तो मैंने ये फील किया है कि जो बच्चे थोड़े से इनोवेटिव आइडिया वाले होते हैं, कुछ 4 फ्रेंड्स से चारों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल एक स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, शासन उसमें बहुत हेल्प करती है। कुछ आपका जो फाउंडेशन मनी होती है थोड़ी सी आपकी वो लगानी रहती है, बाकी शासन आपको हेल्प करती है हर चीज़ में, चाहे उसका आइडिया हो, चाहे उसमें आगे आपको वर्क करना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शासन की तरफ से आपको हेल्प मिलती है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि नहीं तैयारी अब हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये आइडियाज़ भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी फिर आपकी इच्छा, पूरा मतलब ऑप्शंस खुले ही हैं, आप जिधर जाना चाहें। चूँकि मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस संबंध में कुछ करना चाहें तो आप हर ज़िले में DICs होती हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, वहाँ पे जाके आप इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। और भी अगर आपको ज़्यादा इस संबंध में जानकारी चाहिए या कुछ डिटेल जानना हो, या आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो मैम से मैं बोल के एक मेरी ईमेल ID प्रोवाइड करवा दूंगी, आप उस पर मुझे मेल करिए, मैं तुरंत आपको आंसर दूंगी। आप मतलब निश्चिंत रहिएगा, ये केवल एक ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पे ओनली कन्वर्सेशन है, मैंने ज्ञान, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने ज्ञान दे दिया।
जहाँ तक मेरा सपोर्ट हो सकेगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनको पूरा फुल सपोर्ट करूँगी और गाइडेंस दूंगी। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो कि चाह रहे हैं इस फील्ड में कुछ करना, साथ ही साथ गवर्नमेंट के सपोर्ट से आप अपनी पढ़ाई और दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है। नई चीज़ें सीखना भी कहीं ना कहीं सब कुछ कनेक्टेड है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एग्जाम से। तो बिल्कुल आपको मैम का जो है नंबर, ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, और ऐसा कुछ भी आप इनिशिएटिव चाह रहे हैं तो आप पर्सनली मैम से उस चीज़ को लेकर के और ज़्यादा डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो सपना, मैं फाइनली अपने इस कॉन्वर्सेशन को अब थोड़ा सा समाप्ति की ओर ले जाती हूँ, और अंत में चाहूँगी कि आप जाते जाते हमारे सभी दर्शकों को कुछ फाइनल, कुछ कंक्लूजन में, कुछ पंक्तियों में कुछ ऐसी बातें बोलें कि अब इस कर्मगाथा श्रृंखला को देखने के बाद बहुत ही एनर्जी के साथ अब अपनी तैयारी शुरू कर दें। मैं एक ही लाइन बोलूँगी जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान अपने अंदर हमेशा बनाए रखी: उठो, जागो और लड़ो, और जब तक मत रुको जब तक कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बस ये एक ही मूल मंत्र है। जब जब आप गिरें तब तब उठिए और लड़िए, अपने आप से लड़िए, अपनी कमजोरियों से लड़िए, अपने तनाव से लड़िए, अपने डिस्ट्रैक्शन से लड़िए। जिस दिन इनसे लड़ना सीख जाएंगे उस दिन 100% आपको सफलता मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको आज की इस कॉन्वर्सेशन को और इस सीरीज़ को देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों को लेकर के सपना जी के जो एक्सपीरियंस रहे हैं, उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है कि आपको क्या करना चाहिए। तो बस अब बिल्कुल भी देर ना करें, ठीक है। जैसा इन्होंने बोला कि उठें, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाएं और बस आज से ही आपको स्टार्ट कर देना है। तो सपना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे श्रृंखला के साथ जुड़ने का। आपने अपनी प्रेरणादायक यात्रा जो है वो हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुछ पंक्तियों के साथ अपने इस आज की श्रृंखला को मैं समाप्त करूँगी। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो बच्चों, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आने वाली परीक्षा के लिए। एक बार फिर से सपना, आपको आपके करियर के लिए भी, आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सभी का, हमें सुनने के लिए, हमारे कॉन्वर्सेशन से कुछ नया सीखने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।